और आज मैं फिर से इस सिंधु नदी के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि मेरा आवाज़ लास्ट वीडियो में कम था, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा आवाज़ अच्छा रहता तो ठीक रहता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं ये सिंधु नदी दोबारा डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पिछले बार से ज़्यादा इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। और आज जैसे भी छुट्टी का दिन है तो मैं डिटेल में इस पर चर्चा करने वाला हूँ। आप आराम से बैठो। और हाँ, एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, इवन हिस्ट्री भी पढ़ाऊँ, तो कोशिश करो कि आप भारत का मैप लेकर बैठो। अगर मैप आपके पास रहेगा तो आपको क्लियर हो सकेगा कि मैं किस स्टेट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलता हूँ सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी में जानने से पहले ये आपको पता होनी चाहिए कि भारत में नदियाँ किस तरीके की है। तो भारत में नदियाँ दो प्रकार की है। एक है हमारी हिमालयी नदी। हिमालयी नदी का बात करें तो ये वैसी नदियाँ हैं जो बारहमासी हैं। अब बारहमासी नदी किसे कहते हैं? तो वैसी नदियाँ जिसे दो प्रकार से जल मिलता हो, एक वर्षा से जल मिले और दूसरा ग्लेशियर से। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हिमालयी नदी कौन कौन है, तो हमें पढ़ना है हिमालयी नदी में एक सिंधु हो गया, दूसरा हो गया हमारा ब्रह्मपुत्रा और तीसरा हो गया हमारा गंगा। ये तीन भारत के प्रमुख हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और अगर आप सोच रहे होगे सर यमुना, झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब, तो ये सहायक नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आज हम इस पे जिक्र करने वाले हैं सिंधु पे। हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे, इसके अलावा सिंधु जल विवाद के बारे में देखेंगे जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, 1960 में हुआ था। तो ये सब बातें भी लास्ट वीडियो में छूट गया था। इस वीडियो में मैं डिटेल में चलूँगा, आराम से चलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें वॉइस क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और चलता हूँ मैं सिंधु नदी के बारे में। तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि सिंधु नदी का बहाव या सिंधु नदी का विस्तार कैसा है। यहाँ आप देखिए, ये हमारा है भारत और ये बगल में है तिब्बत का पठार, यानी ये कैलाश पर्वत है हमारा। ये है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत यहाँ है और आपको एक और पर्वत पता होगा, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत हमारा पाकिस्तान में यहाँ ये साइड में हिंदुकुश पर्वत है और ये साइड में हमारा पामीर का पठार है, ठीक। ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछले वीडियो में। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो, आप जाकर देखो, काफ़ी यूज़फुल है वो आपके लिए। चलते हैं सिंधु के बारे में। तो सिंधु नदी हमारी निकलती है कैलाश पर्वत के बोखुरचू झील से। ये सिंधु नदी निकलेगी और यहाँ पे जाकर ये हमारा है पाकिस्तान का कराची क्षेत्र और कराची में अरब सागर, ये नीचे अरब सागर है। आप जब ये फिगर को इनलार्ज करोगे, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो पता चलेगा कि ये जो एरिया है मेरा, ये नीचे का एरिया ये अरब सागर का है, अरब सागर का। और सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है और ये जगह जो मेरा है वो मेरा कराची का जगह है, ठीक है। तो एक बात तो यही पूछा जाता है आपसे कि सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में पाकिस्तान के किस स्थान पे गिराती है? कराची के पास, ठीक है। सिंधु नदी की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट लिख दे रहा हूँ सिंधु के बारे में और इससे क्वेश्चन ढेर सारे पूछे गए हैं। सिंधु का फैक्ट क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसका लेंथ के ऊपर, किसकी लंबाई। ये हमारी है सिंधु। अगर इसका लेंथ का बात किया जाए तो टोटल लेंथ इसका है 2880 किलोमीटर, ठीक। और अगर मैं इसका लेंथ और साथ ही साथ अगर इसका भारत में लंबाई देखूं, भारत में, तो भारत में इसकी लंबाई है मात्र 1114 किलोमीटर और भारत के एकमात्र राज्य लद्दाख से होकर गुजरती है। और आपको नदियों के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये हमारा पड़ता है लेफ्ट साइड और ये नदी का है राइट साइड, यानी दायां और बायां। दाएं बाएं से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए सिंधु की उस नदी का नाम बताइए, जो सहायक नदी का नाम बताइए जो सिंधु को दाएं तरफ से मिलती है या बाएं तरफ से मिलती है, ठीक है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? तो यहाँ पे मेरा है एक लद्दाख और ये मेरा है जास्कर, यानी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी भारत के में प्रवेश करती है और एकमात्र राज्य लद्दाख से होकर गुजरती है। इसके अलावा सिंधु नदी के दाएं तट और बाएं तट का बात कर लेते हैं। तो अगर हम दाएं तट का बात करें सिंधु में, दाएं तट यानी ऊपर से मिलने वाली नदियां, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी है श्योक नदी, ये है श्योक नदी और श्योक नदी से क्वेश्चन पूछा है।
इसके अलावा यहां से एक नदी आती है, इसे कहते हैं काबुल नदी। तो काबुल नदी अफगानिस्तान से निकल रही है और सियोक नदी हमारे ट्रांस हिमालय से निकल रहे हैं और सिंधु के दाएं तट से मिलने वाली नदियां, यानी कौन कौन नदी हो जाएंगे हमारे, एक तो हो गया सियोक, दूसरा आप देख लिए काबुल, तीसरा हो जाएगा कुर्रम, चौथा हो जाएगा गोमल। ये सारी जो नदियां हैं सिंधु की, वो सब सिंधु के दाएं तट से आकर मिलती है सिंधु में, और एक है बाएं तट से मिलने वाली नदियां। और बाएं तट से मिलने वाली नदियां तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैं 5 सहायक नदियों के बारे में इसमें जिक्र करूंगा, जिसमें एक आते हैं हमारे झेलम नदी, एक आएंगे हमारे चेनाब नदी, इसके बाद आएंगे राबी, इसके बाद ब्यास, और लास्ट में आएंगे मेरे सतलज नदी। तो इस पे 1 बाय 1 ये हमें पढ़ने हैं, और यहां से सिर्फ आप सियोक और काबुल के बारे में याद रखना, बाकी ये सारी नदियां हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी से इससे ज़्यादा फैक्ट आता नहीं है। सिंधु नदी की लंबाई बस आपसे पूछ लिया जाएगा, यह भारत में प्रवाहित कितना होती है। सिंधु नदी का उद्गम अगर देखें, उद्गम तो ये बोखुरचू झील से निकलती है, तिब्बत के यानी कैलाश पर्वत के मानसरोवर के बोखरचू झील से निकलती है सिंधु नदी। इसके अलावा हम चलते हैं अब सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का भी यहीं से निकलती है सतलज नदी, ये, और ये आगे प्रवाहित होगी, ये इस तरीके से। तो सतलज नदी जो है ये हमारा सिंधु हो गया और ये हो गई सतलज। सतलज नदी भी निकलती है हमारा कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। तो मैं सिंधु को इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप कि आप ये सब जानते ही होंगे ऑलरेडी, और अगर नहीं जानते तो आप नोट करते जाओ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर नदियां मैं अभी स्टार्ट किया हूं और मैं पूरा खत्म करने वाला हूं, और आप सबको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नदी हमारी। तो चलते हैं हम सतलज नदी के ऊपर। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये एक दर्रा है। मैं आपको दर्रा पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो तो दर्रा आप देख लो। ये हमारा हिमाचल प्रदेश में एक है सिपकिला दर्रा। तो सतलज का थोड़ा बात कर लेते हैं और सतलज का कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही उद्गम, अगर हम सतलज का उद्गम देखें तो उद्गम होगा कैलाश पर्वत के मानसरोवर के राकसताल झील से। राकसताल झील से निकलती है हमारी सतलज नदी, और भारत में प्रवेश करती है तो भारत में ये सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा। और भारत में प्रवेश करने वाली ये राज्य आप देख रहे होंगे, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है। ये 3 स्टेट हमें बनाना था। रीज़न ये था कि 3 स्टेट में से 3 नदी तो यहीं से निकलेगी, एक रावी, ब्यास और झेलम, और एक नदी आपकी है जो है वो झेलम नहीं, चीनाब, यहाँ से निकलेगी हमारी झेलम नदी। तो ये स्टेट हमें बनाना था। सतलज नदी के बारे में ये। अच्छा, सिंधु से बारे में एक और पॉइंट देख लो। सिंधु को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं क्या, तो तिब्बत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, उसी तरीके से सिंधु नदी को कहते हैं तिब्बत में शेरमुख। और अगर सतलज का बात करें तो सतलज नदी को तिब्बत में कहते हैं लांगचेंग खवाम। ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है, खवांग, लांगचेंग खवाम कहते हैं सतलज को तिब्बत में, जिस तरीके से ब्रह्मपुत्र को कहते हैं हम लोग, ठीक है, सांगपो कहते हैं। अब चलते हैं सतलज के बारे में और फैक्ट क्या है। तो सतलज जो है वो आगे जाके यहाँ पंजाब में, अगर आप पंजाब का बात करो तो पंजाब में सतलज नदी ब्यास नदी से मिल जाएगी, ब्यास नदी से, और आगे जो यहाँ से पंजाब से जो नदियाँ बढ़ती है वो ब्यास होती है, ठीक है। सतलज नदी पे एक बांध है, और बांध है भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल जो जल परियोजना है वो सतलज नदी के जल से ही पूरा किया जाता है।
तो सतलज नदी के बारे में आपको इतनी याद होनी चाहिए कि सिंधु की एकमात्र बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी जो कैलाश पर्वत से निकलती है वो है सतलज नदी। और सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। ये जो है वो सिपकिला दर्रा है, और दर्रा आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सतलज नदी के बारे में इतने फैक्ट आते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास। ये नदी आएगी ब्यास, और ये जो आगे बढ़ने वाली नदी है, यहाँ से ये जो बढ़ रही है, ये और कोई नदी, ये ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी के बारे में जिक्र करते हैं थोड़ा। अब मैं सतलज को मिटा दे रहा हूँ, अब आराम से बैठे रहो। हाँ देख लो आप लाइक किए हैं कि नहीं, अगर लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। और मैं पूरा ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। सतलज नदी क्या बात हम बात करते हैं ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के बारे में अगर देखा जाए, ये हमारी है ब्यास। तो ब्यास नदी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ब्यास नदी तो ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड है कहाँ, तो आप देख रहे होगे ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद ब्यास नदी में ही सतलज नदी मिल जाती है, देख लो आगे, ठीक है। और आगे सतलज नदी बोलते हैं ब्यास नदी में मिलती है, यानी ये नदी जो आगे जा रही है ये हमारी ब्यास नदी है। तो बस इतना फैक्ट आप याद रखना ब्यास के बारे में। इसके अलावा यहीं पे एक नदी है चेनाब, और चेनाब नदी को बनाने से पहले, चलो मैं चेनाब को ही पहले बना देता हूँ। ये तो आप देख रहे होगे चेनाब नदी मेरी निकली है हिमाचल प्रदेश से, और चेनाब नदी में एक परियोजना है। अब मैं थोड़ा बात कर लूँ चेनाब का। ये मेरी है चेनाब। चेनाब में एक परियोजना है सलाल परियोजना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाल परियोजना किस नदी पे है। तो सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है, और चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि ये जो नदी है चेनाब नदी, यहाँ से निकलती है जम्मू कश्मीर से होते हुए, और ये जाती है आगे पाकिस्तान में, और यहीं पर आके ये जो ब्यास नदी है चेनाब में मिल जाती है। तो आप देख लिए कि ब्यास नदी हो गया। अब आगे चलते हैं रावी नदी। तो रावी नदी भी यहीं से निकलती है, रावी नदी यहीं से निकलेगी, और ये आगे जाके ये मिल जाएगी चेनाब में। तो ये छोटी छोटी बातें गौर करने वाली है कि रावी नदी चेनाब में मिल रही है, वहीं पे ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम हो रहा है, और चेनाब नदी में एक और नदी मिलेगी जो यहाँ से निकलेगी, वो होगी हमारी झेलम। तो ये बातें आपको अच्छे से गौर करना है, क्योंकि अगर मिस्टेक किए और यहीं से आपका मार्क्स जाने वाला है। नदी लोग पढ़ा देते हैं, पढ़ा कर निकल जाते हैं, लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन आ जाए ना कि बता दीजिए रावी नदी किस नदी में मिलती है, तो फंस जाओगे आप, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि रावी नदी आगे जाने के बाद चेनाब में मिलेगी। और एक बात जान लो कि रावी नदी भी हमारे हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। रावी का पुराना नाम परूसनी है, या रावी को इरावती के नाम से भी हम प्राचीन काल में जानते थे। आप जब आर्य के बारे में मैं पढ़ा रहा था तो मैं इसके बारे में जिक्र किया था, चेनाब के बारे में। चेनाब को अस्कनी कहते हैं। तो मैं ये सारा बातें अभी बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, प्राचीन नाम, और उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, बात करता हूँ मैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी इस तरीके से कुछ निकलती है, और झेलम नदी भी जाकर मिल जाती है चेनाब नदी में। तो ये बातें याद रखनी है। ये हमारी झेलम, छोटी छोटी बातें से ही आपका मार्क्स बूस्ट होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन ये जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, ये कौन सी नदी किस नदी में मिलती है। और ये आप देख लो, ये जो नदी आगे मिल रही है ना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ के बाद ये जो नदी है, ये और कोई नदी नहीं है, ये चेनाब नदी ही है, ये चेनाब नदी है। और यहीं पे इस नदी को पंच नदी यहाँ बोलते हैं। पंचनद, हम ये पांचों नदियों के संगम को पंचनद हम बोलते हैं पाकिस्तान में, ये बात आपको याद रखना है। और पाकिस्तान में कौन से क्षेत्र में, तो ये मेरा है मिठानकोट। पाकिस्तान के मिठानकोट में पांचों नदियां आपस में आकर मिल जाएगी, किससे, तो सिंधु नदी से। ये हमारी है सिंधु नदी, ठीक है।
तो ये हमारी झेलम, और झेलम एकमात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब मैं थोड़ा ये चारों को, ये जो 5 नदी है इसका पौराणिक नाम लिख दे रहा हूँ। कभी कभी ये नाम पूछ देते हैं, और बस आप ये इतना ध्यान रखना कि कौन सी नदी किस नदी में जाकर मिल रही है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम ब्यास। ब्यास नदी को प्राचीन काल में अस्कनी कहते थे, अस्किनी। इसके बाद बात करेंगे हम रावी। रावी को कहते थे इरावती, और रावी का एक और नाम है परूसनी नदी, परूसनी। इसके बाद हम चलते हैं सतलज। सतलज को सतुद्री कहते थे, और उसके बाद है हमारा चेनाब और ब्यास, झेलम। अस्कनी कहा जाता था चेनाब को, अस्कनी कहा जाता था चेनाब को, ब्यास को बिपाशा कहा जाता था, और झेलम को कहा जाता था बितस्ता, बितस्ता नदी। कभी कभी ये बातें पूछ लेती है, फिर भी आप देख लो एक बार, ऐसा नहीं है कि बार बार पूछेगा ही, बट पूछ दे तो याद रहना चाहिए। और ये परूसनी नदी के बारे में आप जानते ही होंगे, रावी नदी, कि भारत का पहला प्राचीन युद्ध जो हुआ था, दसराग का युद्ध, ये परूसनी या रावी नदी के किनारे हुआ था। और झेलम नदी के किनारे भी युद्ध हुआ है। ठीक है, हाइडेस्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ है। ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था कौन? सिकंदर के सेना। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी। और जब ये मैं बता रहा हूँ रावी, झेलम और ब्यास, तो ये सब बातें ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए कि अच्छा, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर की सेना। झेलम नदी के पास हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ है राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। खैर, मैं वो हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं आता हूँ फिर से लौटकर। तो ये सारा सिनेरियो जो था मेरा, वो सिंधु नदी से लेकर था। लेकिन एक बात और, वो है सिंधु जल विवाद, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछ देता है सिंधु जल विवाद से, कि सिंधु जल विवाद है क्या। तो सिंधु जल विवाद देख रहे हैं आप कि मेरा सिंधु जल विवाद होगा भी तो पाकिस्तान के साथ होगा, तो इस पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु जल विवाद, और ये हुआ था कब? 1960 में हुआ था। 1960 में सिंधु जल विवाद हुआ था। होता क्या है कि भारत, सिंधु की 3 ऊपर की नदियां जो आप ऊपर देख रहे हो, वो कौन है? सिंधु, झेलम और चेनाब। ये जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, इसका 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा। ऐसा सिंधु जल बंटवारे में बोला गया। और इसके जस्ट अपोजिट ये जो पूरब की 3 नदियां हैं, सतलज, रावी और ब्यास, इसका 80% पानी इस्तेमाल करेंगे हमारे भारत और 20% पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। ये था हमारा सिंधु जल विवाद। सिंधु जल विवाद 1960 में हुआ है, और 1960 में यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेंगे, और नीचे की 3 नदियों का 80% पानी भारत इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंधु जल विवाद भी आप याद रखना। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करने वाला हूँ। ये ब्रह्मपुत्रा नदी, और ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप शेरमुख देख रहे हो, लांगचेंग खवाम देख रहे हो, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और शायद मेरे हिसाब से भारत की एकमात्र नदी ब्रह्मपुत्रा ही है जिसके शायद 5 या 6 नाम होंगे। सांगपो यहाँ तिब्बत में। आप अगर हिमाचल प्रदेश चले जाओ तो यहाँ इसको दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और आगे जब सिक्किम से एक नदी निकलेगी, तीस्ता नदी, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाएगी तो इसको जमुना कहेंगे। गंगा जब इसमें मिल जाएगी ब्रह्मपुत्रा में तो इसको मेघना कहेंगे। तो ये सारी नदियां का नाम जो है, जितनी भी नदियां हैं वो सारी नाम ब्रह्मपुत्रा के हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्रा पे जिक्र करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये कि मैं जब भी नदी पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान रखना कि सहायक नदियां आपको याद हो,
क्योंकि अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो थोड़ा अप हो चुका है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, थोड़े से ट्विस्ट कर देंगे क्वेश्चन को। तो दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सलाल परियोजना जो मेरा चेनाब नदी पर है, ये भी आप एक पॉइंट देख लो, चेनाब नदी मेरा ये है और चेनाब नदी पे मेरा कौन सा परियोजना है, तो सलाल परियोजना, और ये पूछा गया है। और साथ ही साथ सतलज नदी जो मेरी है, भाखड़ा नांगल जल परियोजना को पानी सतलज नदी से ही मिलती है। ये आज का वीडियो था सिंधु कंप्लीट। आई होप कि आवाज़ मेरा क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे वीडियो में तो आप मुझे सजेस्ट जरूर करना कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें दिखा सर, ठीक है। और कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है कि मैं कुछ और बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्रा के साथ, और मैं हिस्ट्री भी जल्दी कवर करने वाला हूँ। आप पढ़ाई जारी रखो, और जाते जाते दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ फिर से। सलाल परियोजना किस नदी पे है और सिंधु जल विवाद क्या था, ठीक है। आप पढ़ाई जारी रखो, मिलते हैं हम कल ब्रह्मपुत्रा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।